सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। व्यूअर्स, सलाम हो आले रसूल पर और सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको तरशावा बागात जो हैं इनके बारे में, खादों की सही मकदार, उनका सही वक्त का तयन और बेहतरीन तरीका इस्तेमाल, इसके बारे में रहनुमाई फ़राहम करूँगा। बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे नर्सरी के मेरे दोस्त, बहुत सारे बागबान दोस्त वो परेशान हैं इस मामले में। खादों की रहनुमाई फ़राहम करने वाले माहिरीन मिलते नहीं हैं और कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो हैं उनकी भी हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा कमी है। बाग के मामले में बहुत बड़े अलमिये जन्म लिए। पिछले 4 से 5 साल में सिट्रसिला ने बागात को बुरी तरह मुतासर किया। माहिरीन ने इस मामले में एक गैप रखा और लोगों के साथ और बागबान भाइयों के साथ राब्ते में कमी आई। ये मामलात आपने देखे और इस साल हमारे बाग की पैदावार मुतासर हुई है बहुत बुरी तरह। बाग की पैदावार में मुसलसल कमी आएगी क्योंकि हमारा एक दो खाद का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही पुराना और पसमानदा है और बेहतरीन नहीं है। दूसरी क्या वजह है कि हम इसके ऊपर हमला आवर बीमारियों और हशरात के बारे में कोई प्लानिंग जो है बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रहे और हमारे महकमे के जो लोग हैं वो भी इस मामले में एक फ़ासला रखते हैं क्योंकि बाग के बारे में हर बंदा एक माहिर नहीं होता, इसका एक साल का प्लान होता है तो लोग इसके करीब आने से डरते हैं। दूसरी ये वजह है कि माहिरीन में एक बहुत बड़ा एक गैप जो है वो ये आ रहा है कि उनके पास तजर्बा नहीं है। बाग में जब तक आप एंटर नहीं होंगे, उसके अंदर दाखिल नहीं होंगे, उसके आप हाथ लगा कर एक एक पत्ते और एक एक दाने को जब तक चेक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बाग के बारे में माहिर नहीं बन सकते, चाहे आपने PhD क्यों ना की हो। तो माहिरीन के गैप की या दूर रहने की एक बड़ी वजह यह है कि उनके दरमियान एक फ़ासला है, वो तजर्बे में परफेक्ट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों की ज़रूरियात को देखते हुए, उनके मसाइल को देखते हुए ये बाग के बारे में आपको एक रहनुमाई खादों के बारे में फ़राहम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत की एक बेहतरीन वीडियो साबित होगी और ये रहनुमाई आपके लिए एक मुफीद मशवरा ही नहीं बल्कि एक मुफीद रिसर्च साबित होगी। इसमें मैंने इस तरह कोशिश की आपको समझाने की कि आप लोग एक अच्छे बागबान बनने की कोशिश भी कर सकें और साबित भी हो सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिंक के बारे में मेरी बहुत बड़ी कोशिश होती है कि मैं ज़िम्मेदारों को जिंक के बारे में ज़रूर आगाह करूँ। जिंक के बगैर जितनी भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जितनी भी आप खादें फ्राहम करते हैं, अगर जिंक आपने फ्राहम नहीं की बेहतरीन तरीके से तो ज़हन में रखिएगा कि ये खादें पौधे में लग नहीं सकेंगी, बेशक आप इनकी पूरी मकदार दे दें। तो सबसे पहले तो जिंक के बारे में मैं आपको बताता चलूं, अगर ज़मीन की pH 8.5 से ज़्यादा हो जाए तो जिंक जितनी मर्जी ज़मीन में आप डाल दें ये इस्तेमाल नहीं होती। ये आप कपास के ज़िम्मेदार भी सुन लें, गन्ने के ज़िम्मेदार भी सुन लें, गंदम के, मकई के सारे ज़िम्मेदार सुन लें। मेरी वीडियोज़ पर आप कभी कभी इतराज़ करते हैं लेकिन असल में मसला यह है कि आपको ये वजह नहीं बताई जाती और मैं किसी वजह से ये बात कर रहा होता हूँ। जिंक 8.5 pH के बाद ज़मीन में आप बेशक ड्रम के ड्रम डाल दें, 200 लीटर के ड्रम भी फ्लड कर दें और बेशक 10 किलो 50 किलो के थैले भी डाल दें, अगर ज़मीन की pH 8.5 से बढ़ गई है तो ये आपकी ज़मीन में पौधे को नहीं मिलेगी। ये श्योर शॉट मैं गारंटी से ये बात कर रहा हूँ। अब आपने अपने बाग को, मेरी आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि आपने ज़मीन में जिंक नहीं देनी। हमारी ज़मीनों की pH आपको पता है कि 8.5 और 8 से ऊपर जा रही है। आपने इसका फोलियर इस्तेमाल करना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फोलियर इस्तेमाल में हेडलैंड की जिंक इस्तेमाल करें या BSF जर्मनी की जिंक इस्तेमाल करें। अब मैं ये शोर शाट ये बात बड़े ज़ोर देकर बागबान भाइयों को ज़रूर कहूँगा क्योंकि बाग में आप रिस्क नहीं ले सकते। आप लोगों की उन बातों की तरफ ना जाएँ जिनमें उनको वजह का भी नहीं पता कि वो क्यों ये जिंक आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आपको कंपनी के माहिरीन और कंपनी बड़ी जिंक रिकमेंड करती हैं लेकिन ये कोई भी नहीं बताता कि ये 8.5 pH के बाद आपकी ज़मीन में मौजूद ज़रूर रहती है, फसल को नहीं मिलती है। तो जिंक आपने फोलियर इस्तेमाल करनी है। एक तो मैं आपको पहले ये बात बता दूं क्योंकि अब आपने फरवरी में खादों का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात कि आपने असासी खादें कतन इस्तेमाल नहीं करनी, जिसमें एक DAP है। मैं श्योर शॉट DAP पे कलम लगा देता हूँ कि आपने DAP इस्तेमाल नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। जितने मर्जी माहिरीन आपको आकर कहें कि आप DAP इस्तेमाल करें, आपने DAP इस्तेमाल नहीं करनी जब तक आपको पॉलीमर कोटेड DAP नहीं मिल जाती। पॉलीमर और ग्लिसरीन कोटेड DAP हमारी एक यूनिवर्सिटी में मैंने आपको एक वीडियो भी बताई हुई है, ये इस पे काम हो चुका है। अगर ये आ जाती है तो बहुत बेहतरीन है। अब फास्फोरस के तौर पर आपने जब भी खादें इस्तेमाल करनी है तो फास्फोरिक एसिड मिल जाए एग्री ग्रेड का 85% तो वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन वो अभी मुयसर नहीं है हर किसी के पास। तो बेहतरीन सोर्स उसका आप
जितनी भी फास्फोरस की खादें हैं, जाफर वालों के पास हैं, FMC वालों के पास हैं, तदाबी खादें मौजूद हैं, आप वो इस्तेमाल करें। मेरी आपसे ये बहुत बड़ी 2 गुजारिशात हैं। एक तो आपने असासी खाद इस्तेमाल नहीं करनी, एक आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़मीन में अगर आप जिंक इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी। इसको आपने फोलियर स्प्रे करना है बाग के ऊपर। ये मेरी 2 बातें आपने सुनने के बाद इस तरफ आ जाना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके बाग में आपको पता है कि आप इसमें अच्छी पैदावार लेते हैं, इसमें से आप मनों के हिसाब से फ्रूट जो है वो पैदा होता है, उसको बेचते हैं, उससे मुनाफा लेते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप एक 100 मन फल लेते हैं अपने बाग से, एक 100 मन फल लेते हैं, तो ये नाइट्रोजन का 5 किलो, फास्फोरस का 1 किलो, ये एक से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, और पोटाश का 6 किलो, और कैल्शियम 2 किलो, और मैग्नीशियम 700 ग्राम यानी तकरीबन 3 पाव, और आधा किलो सल्फ़र। इतनी मकदार में ये खादें इस फल में मौजूद होती हैं, जो आपकी फसल के फल के निकलने के साथ ही उस एकड़ में से निकल जाती हैं। ये आपको किसी ने आज तक कोई बात नहीं बतानी है। अदारे काम कर रहे हैं, वो फ्लोरिडा के हैं, कैलिफोर्निया के हैं, तो मैंने अपने दोस्तों को ये बात इसलिए बताई है कि हमारे मुल्क में सिट्रस पे काम नहीं हो रहा है। मैंने वहाँ अपने कुछ माहिरीन दोस्तों से मुस्तनद डाटा लिया है, और ये डाटा मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा। और ये मैंने इस वीडियो के बनाने के लिए नहीं लिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 साल मुझे हो चुके हैं, मैं आप दोस्तों के बहुत सारे बाग जो हैं उनकी निगहदाश्त भी कर चुका हूँ। तो ये मैंने लाजमी बताना होता है कि ये हमारे मुल्क में रिसर्च मौजूद नहीं है। तो ये मैंने अमेरिका की जो जदीद तरीन यूनिवर्सिटियाँ और इंस्टीट्यूट हैं जहाँ उनके अदारे हैं, मैंने उनसे ये डाटा लिया, और इसमें आपको मैं ये बताता चलूँ कि 100 मन फल, ये आपको इस वैल्यू में डाटा मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर किलो में काम नहीं होता, वहाँ पाउंड की जो है कैलकुलेशन की जाती है, पाउंड के हिसाब से। तो आपको वेबसाइट पे या किसी भी तरह से ये डाटा मिलेगा नहीं, ये किलो में मैंने चेंज किया आपकी आसानी के लिए। तो ये 100 मन के फल लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि पोटाश 6 किलो अकेली, और फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिल जाएं तो ये 6 किलो बनती हैं, तो 12 किलो ये बनती हैं, और ये दोनों मिला लें आप तो 15 किलो आपकी खाद एक 100 मन के फल में आपका फल साथ ले जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता नहीं होगा तो आप अपने पौधे की निगहदाश्त अच्छी नहीं कर सकते। उसके बाद अलमिया क्या आ जाता है कि खादों की मकदार फरवरी में, मैंने एक बड़ी मेरे लिए परेशान कुन बात है, मेरे दोस्त मुझसे कमेंट भी करते हैं, सवाल भी करते हैं, वो जी 1 किलो DAP है, 2 किलो नाइट्रोजन है, और 1 किलो पोटाश रिकमेंड की गई है, तो शाह साहब बता दें फिर ये हम अपनी फसल में या अपने बाग में इस्तेमाल कर लें फ़ी पौधा के हिसाब से। तो मेरे भाइयों, थोड़ी सी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये सुनी सुनाई बातों के हिसाब से अपने बाग की निगहदाश्त ना करें। ये कुछ डाटा आपको दे रहा हूँ, काम आएगा आपके, दुआ दे दीजिएगा अगर इससे आपका कोई फ़ायदा हो। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 100-50-50, ये मैंने 100-50-50 NPK का फार्मूला दिया आपको, 100-50-50, 100 ग्राम, 50 ग्राम और 50 ग्राम। इस मकदार में हर साल के हिसाब से आपने अपने पौधे को खाद देनी है। 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटाश, ये 1 साल के पौधे की ये मकदार है। 2 साल में इसको डबल कर देना है, 3 साल में इसको 3 से ज़रब दे देना है, 9 साल की अगर फसल है तो इसको 9 से ज़रब दे देना है, यानी 9 साल के पौधे को आपने 900 ग्राम नाइट्रोजन देनी है, और 450 ग्राम फास्फोरस देनी है, और 450 ग्राम आपने पोटाश देनी है। 5 साल के पौधे को आपने 500 ग्राम नाइट्रोजन देनी है, 250 ग्राम आपने यानी 1 पाव पोटाश देनी है, और 1 पाव आपने फास्फोरस देनी है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरा फार्मूला आपके ज़िंदगी भर काम आएगा, यकीनन आप मुझे दुआ देंगे और आपका फ़ायदा भी होगा, आपकी फसल बोलेगी। फरवरी में मेरे इस तरीके पर अमल करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। मार्च के बाद फिर आप मेरी जितनी भी रहनुमाई होगी बाग के बारे में, आप उस पर इंशाल्लाह अमल भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप अमल करेंगे भी, आपको मज़ा भी आएगा। ये एक तो बात मैंने आपको बतानी थी कि नाइट्रोजन की, पोटाश की और फास्फोरस की खादों का तयन आपने इस फार्मूले के मुताबिक करना है। ये पाकिस्तान के हिसाब से है। अब आ जाती है बात कि अगर हमने 1 साल के पौधे को खाद देनी है, तो मैंने तो सिंपल सी बात है, मैं तो DAP की बात ही नहीं करता, कभी भी आपने DAP इस्तेमाल नहीं करनी, मैं तो तजाबी फास्फोरस की बात करता हूँ। तो फास्फोरस अगर 1 साल का पौधा है तो 50 ग्राम देनी है। अगर आपका 4 से 5 है, मैं 5 साल के पौधे का आपको एक एनालिसिस बता देता हूँ, आपको आसानी हो सकेगी। अगर 5 साल के पौधे को आपने नाइट्रोजन देनी है तो वो 500 ग्राम देनी है। तो ये आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नाइट्रोजन यूरिया में आपको पता है 40% होती है, यानी अगर आप 1 किलो देंगे तो उसमें से 460 ग्राम उसको नाइट्रोजन मिलेगी। तो अगर 5 साल का पौधा है तो 1 किलो नाइट्रोजन देने से या 1.25 किलो नाइट्रोजन देने से उसकी नाइट्रोजन की मकदार पूरी हो जाएगी।
फास्फोरस की बात करें तो ये 50 ग्राम पौधे को चाहिए। तो आप अगर तदाबी फास्फोरस, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, जाफर की 16 फास अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 16 फास में फास्फोरस आपको पता है उसकी रेशो निकाल लेनी है, या MAP 1261 की आप अगर बात कर लें, उसमें से फास्फोरस आपने देख लेनी है कि 61% होती है, यानी उसके 1 किलो में 600 ग्राम होती है। तो आपका पौधा अगर 5 साल का है तो उसको आपने 250 ग्राम फास्फोरस देनी है, और 1 किलो जो आपके पास MAP है उसमें 600 ग्राम फास्फोरस मौजूद होती है, तो उसका आप आधा किलो जो है 5 साल के पौधे को फराहम करेंगे। तो 5 साल के पौधे की यूरिया खाद एक नामजाती खाद है, ये तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बेहतरीन खाद है, ये आप इस्तेमाल किया करें, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। और फास्फोरस में मैं आपको तदाबी फास्फोरस फराहम कहता हूँ कि इस्तेमाल करें। तो 5 साल के पौधे की अगर खाद की बात की जाए तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला बना देता हूँ। नाइट्रोजन अगर आपने, ये MAP के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, MAP मोनोअमोनियम फॉस्फेट है, ये तदाबी होती है, इसकी pH जो है ये 2 से 3 के करीब लगभग होती है। अगर 61% आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका आप 500 ग्राम यानी आधा किलो आप 5 साल के पौधे को इस्तेमाल करेंगे MAP। पोटाश अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो ये 52% होती है, इसका भी आप आधा किलो इस्तेमाल करेंगे। ये जाफ़र की पोटाश मेरी बड़ी पसंदीदा पोटाश है, मेरा कोई लगाव तो नहीं है लेकिन मुझे बहरहाल इनकी पोटाश बहुत पसंद है। और अगर बात की जाए फास्फोरस की तो जाफ़र और FMC दोनों की बेहतरीन फास्फोरस है, मेरी अजमुदा है, बेहतरीन रिजल्ट आए। MAP की मैं बहरहाल यहाँ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। और नाइट्रोजन, अब MAP आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता 12% यानी 100 ग्राम इधर आ जाती है, और नाइट्रोजन आप 46% 460 ग्राम, तो आपने सिर्फ 1 किलो 5 साल के पौधे को 1 किलो नाइट्रोजन देनी है, आधा किलो MAP देनी है, आधा किलो आपने पोटाश देनी है। ये 5 साल के पौधे की खाद मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिया, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, इसको गौर से देख लें। 150 यानी कुल्लू हम NPK की 200 ग्राम 1 साल के पौधे को ज़रूरत होती है। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको दिया है। अब एक बहुत बड़ा अलमिया यहाँ पर ये आ जाता है कि इसका इस्तेमाल कब करना है, बेहतरीन तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका तयन हमने कैसे करना है। तो मेरे मुल्क में आपको पता है जो ज़मीनें हैं इनकी pH जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 8 से ऊपर चली गई है। तो ये खादों के फार्मूले कभी कभी हम लोग जब आपको रहनुमाई देते हैं तो ये नाकाम हो जाते हैं, आप इन पे अमल करते हैं तो आप फिर एतराज़ करते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं बड़े दावे से ये बात कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी खाद आपने फरवरी में इस्तेमाल कर देनी है। फरवरी में जब आपने पहली खाद देनी है अपने बाग को तो ये पूरी की पूरी खाद इस्तेमाल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर 1-2 पते की बातें हैं जो मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा। जब आप तरछावा बाग की बात करते हैं इसमें 2 मरहले होते हैं। मकई में मैंने मराहल में उसे भी तकसीम किया हुआ था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो बाग के बारे में मैं बता दूँ, इसके 2 मरहले होते हैं। एक होता है ग्रोथ का मरहला, बढ़ोतरी का मरहला। मैं अपने ज़िम्मेदारों के लिए कोशिश करूंगा कि मुश्किल इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो। बढ़ोतरी का एक मरहला होता है, ये फरवरी में अभी स्टार्ट होगा और ये अगस्त तक चलेगा, यानी इसको आप मौसम गर्मा और बहार का मौसम कह सकते हैं। और एक आ जाता है डॉर्मेंट सीज़न, यानी उसमें फसल को खादों की बहुत ज़्यादा मकदार रिक्वायर्ड नहीं होती या ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, वो आ जाता है फिर आगे सितंबर के बाद चलता है वो, और आगे दिसंबर और जनवरी तक ये मरहला चलता है। उसमें खादों की बहुत ज़्यादा मकदार चाहिए नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी डोज देनी होती है। तो जब मैं तदाबी खादें आपको रिकमेंड करता हूँ, ये सारा मैं आपको प्लान देता हूँ। तो एक और यहाँ पर फार्मूला मेरा जहन में रख लें, अगर आपका पौधा 3 साल का हो गया है, इस फार्मूले के मुताबिक आप उसको फरवरी की खाद दें। लेकिन अगर वो 3 साल का हो गया है तो उसमें आप इस फार्मूले को डबल कर दें, यानी अप्रैल में आप या अगस्त में आप इन खादों की थोड़ी थोड़ी मकदार तकसीम करके अप्रैल में भी दें, मई में भी दें और अगस्त में भी दें। पानी जब आप फसल को इस्तेमाल करेंगे मुसलसल, ताकि 3 किस्तें बना दें उसकी, यानी एक पूरी ये फार्मूले के मुताबिक ये पूरी डोज आप फरवरी में दे दें, और जो पूरी इसी की एक डोज है उसको 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, 2 किस्तों में हस्बे ज़रूरत 2 महीने के वक्फे से आपने इसको इस्तेमाल करना है पूरे मौसम गर्मा में। ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक किस्त पूरी आपने ये दे देनी है जो मैंने 1 किलो नाइट्रोजन की लिखी है, 500 ग्राम फास्फोरस की लिखी है और 500 ग्राम पोटाश की, ये MAP है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ
ताकि कुछ दोस्त परेशान ना हो। मैंने डीएपी नहीं लिखी हुई, डीएपी मैं रिकमेंड ही नहीं करता, लिहाजा मेरे किसी जिम्मेदार ने अगर मुझसे मुशावरत करनी है तो डीएपी से दूर ही रहे, या फिर मैं सिंपल बात करता हूँ मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैं फिर किसी दोस्त का शिकवा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, आपका फिर नुकसान होता है, तो फिर देखिए मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता किसी भी दोस्त की। तो मैं अपने दोस्तों को हाथ जोड़कर कहता हूँ आप बाग के करीब डीएपी ना लेके जाएं। इसमें मैं आपको सिंपल सा सवाल करता हूँ, मुझे उसका आपने जवाब लाजमी देना है। ट्यूबवेल का पानी आप अपनी ज़मीनों को इस्तेमाल नहीं करते। ट्यूबवेल का पानी जिस बाग को लग जाए वो कहते हैं बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसकी पीएच अगर ज़्यादा हो जाए होने का डर होता है। तो बाग के लिए ट्यूबवेल का पानी अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पर हमारे साउथ पंजाब में सरगोदा में कदरे पानी बेहतर है, लेकिन कोशिश होती है लोगों की कि ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल ना किया जाए। तो उसमें मसला क्या होता है, उसकी पीएच ज़्यादा होती है, पीएच का ही तो मसला होता है। तो डीएपी में भी वही पीएच ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों मैं आपका खैर खा हूँ, डीएपी जब आपके पास मुतबादिल मौजूद है, एमएपी मौजूद है, तदाबी फास्फोरस मौजूद है, तो आप उसकी तरफ जाएं। मार्केट में दस्तियाब है, वाफर मिलती है, आपने क्या करना है डीएपी की तरफ जाकर, ये सारी की सारी फिक्स हो जाती है। हाँ, ग्लिसरीन पॉलीमर कोटेड आ जाए तो दैट इज़ गुड, आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। तो एक किस्त आपने अब फरवरी में इसकी इस्तेमाल करनी है, और एक किस्त आपने उसके बाद 2 महीने के वक्फे से तकसीम कर देनी है, 2 किस्तों में, 3 किस्तों में या 4 किस्तों में। ये आपकी बाकी खाद इंशाल्लाह एनपीके की इस तरह पूरी हो जाएगी और इससे आपको बेहतर नताज मिलेगी। अब यहाँ पर आ जाता है, कुछ दोस्तों ने अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी पौधे लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने रवायती तरीके से पौधे लगाए हुए हैं। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में अपना मेरे दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, मैं इससे आगे कोई भी बात नहीं करता। यहाँ मेरे पास जगह तो महदूद है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 14/14। इससे कम फासले पर आपने पौधा नहीं लगाना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इससे कम फासले पर पौधा लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा, लिहाजा आप इससे अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। हाईएस्ट जो प्रोडक्शन आती है वो 14/14 पे आती है। अगर आप स्मार्ट एग्रीकल्चर में जा रहे हैं तो फिर बेशक आप 8 फुट पे भी पौधा लगा दें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप उसमें मैं रहनुमाई भी करूंगा, उसमें खादों का इस्तेमाल भी बताऊंगा। ये जो मैंने आपको खादों का इस्तेमाल बताया ये रवायती काश्त में और 14/14 तक के फासले के पौधों के लिए। इससे कम फासले वाले जो पौधे हैं उन पर ना तो आप मेरा ये तरीका इस्तेमाल करें, ना ही मैं उसका जिम्मेदार हूँ, क्यों कि उसमें आपका नुकसान होगा। लिहाजा मैं उस नुकसान वाले मामले में पड़ना नहीं चाहता। मैं आपको मना कर रहा हूँ कि 14/14 से कम फासले वाले जितने भी पौधे हैं वहाँ मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे इस तरीके को बराए मेहरबानी कतन इस्तेमाल मत करें, या फिर वो अपने तरीके से या मुझसे मशवरा कर लें, मुझसे मिल लें, मैं उनको गाइड कर दूंगा। इनकी मकदार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये 14/14 तक के जो पौधे हैं उनकी ये खाद है, इससे कम फासले वाले पौधों की ये खाद नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जिंक का मैंने आपको बता दिया है, असासी खादों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनसे आप दूर ही रहें, बेहतर रहें। अगर कोई दोस्त ऐसा है जिसकी मजबूरी है कि वो डीएपी इस्तेमाल करना चाहता है, हाल ही कोई नहीं है या एमएपी मिलती नहीं है, चले छोड़ते नहीं है हमारे जिम्मेदार डीएपी, उन्हें मेरी बात भी बुरी लगती है या वो अपनी रवायत को बदलना ही नहीं चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आपसे मेरी फिर ये गुजारिश है कि आप डीएपी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फास्फोरिक एसिड वो 2-3 लीटर, आप चाहे सेंटीग्रेड का ही हो, उसको फ्लड कर दिया करें अपने फील्ड में, ताकि आपकी जो फास्फोरस है वो डिज़ोल्व हो, कुछ उसे तदाबी माहौल मिले और वो कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाए, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। इसके अलावा आपको पता है कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कुछ मिल रहे हैं, या जाफर वालों की न्यूट्राफिल डीएपी है, तो उस तरफ आप आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं डीएपी को, चाहे वो न्यूट्राफिल डीएपी है या वो लोकल डीएपी है, मेरा दिल मुतमिन नहीं होता, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिले हैं, लिहाजा मैं जिम्मेदारों को वो रिकमेंड नहीं करता। मुझे उस लेवल के नताइज नहीं मिले हैं कि बाग में मैं इनकी रिकमेंडेशन, फसलों में मैं किसी हद तक आपको रिकमेंड कर देता हूँ, आपको पता है मैं शेड्यूल भी दे देता हूँ, लेकिन बाग में बहरहाल डीएपी अपना तो पहला असूल है कि डीएपी को बाग में नहीं लेके आना, बस उसको बाहर ही रखें। एक आप एंग्रो की 23-23-23 इस्तेमाल करते हैं, वो बेहतरीन चीज़ है। 23-23-23 आप अपने बाग में इस्तेमाल करें। अब उसमें आपको पता है कि ये वाला जो फार्मूला मैंने दिया हुआ है, इस तरीके से 23-23-23 ये फिट आ जाता है इसमें। अलबत्ता नाइट्रोजन उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन आप उसके साथ इस्तेमाल कर लिया करें, इस रेशो के साथ। ये फार्मूला है, तो नाइट्रोजन यूरिया डालकर कुछ आप पूरी करेंगे ताकि इसकी मकदार पूरी हो जाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को फरवरी के महीने में एक बड़ी अहम बात ज़रूर करना चाहूँगा। सिट्रस सिले का अटैक कली से पहले आपने कंट्रोल करना है, तो निमाटोड की आपने जहरपाशी करनी है। ये आपने लाजमी तौर पर निमाटोड की जहरपाशी फरवरी के दरमियान के बाद, फरवरी के दरमियान के बाद जब आप अपने फल जो है आप इनकी हार्वेस्टिंग मुकम्मल कर लें,
कुछ दोस्त तो फरवरी के आखिर तक जाएंगे और कुछ दोस्त फरवरी के दरमियान तक। मुझे पता है काफ़ी जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं वो जल्द अज जल्द अपने बाग को फारग करने की कोशिश करते हैं, और ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, ये होना भी चाहिए। इसको जल्द अज जल्द आप मुकम्मल करें, इसकी हार्वेस्टिंग, आप इसके फल तोड़ें तो कोशिश किया करें। जहरपाशी नीमाटोड की भी करनी है। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंडेशन ये देना चाह रहा हूँ, थिमट मिलेगी आपको स्वात एग्रो वालों के पास से। तो थिमट का 1 पाव के हिसाब से फी पौधा आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ये आपको पता है, ये चढ़ जाती है बंदे के सांस लेने के निज़ाम में और बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। तो ये स्वात वाले फ्राहम जब करते हैं तो वो साथ ग्लव्स यानी दस्ताने देते हैं और मास्क देते हैं। इसको चलती हवा में इस्तेमाल नहीं करना, धूप में और गर्मी में इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर हो सके तो इसकी जहरपाशी करें, लेकिन ये मेरी मजबूरियाँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का बंदा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त असल में मसला ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के करीब भी नहीं जा रहे हैं। तो जहरपाशी तो बहरहाल करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आते हैं तो मेरे पास उसके ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आप रवायती काश्त पे चलते हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आते नहीं हैं। तो जब आप ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे नहीं, मैं तो 100 मशवरे दे दूंगा आपको, जब आप ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे नहीं तो फिर मेरे मशवरों का फ़ायदा नहीं है। जिस रवायत में आप चल रहे हैं आपने उसी रवायत में अच्छी पैदावार लेनी है। तो कोशिश किया करें फरवरी के महीने में कली आने से पहले पहले थिमट का 1 दफ़ा आप लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें, इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मैं स्प्रे के बारे में तजवीज़ देना चाहूँगा। माँ जब बच्चा पैदा करती है ना तो उसको खुराक की अच्छी मकदार चाहिए होती है। तो जब आपका बाग फारग हो जाता है, उससे आप फल तोड़ लेते हैं, इतनी खुराक तो मैंने आपको बताया कि वो अपने साथ ले जाता है। तो पौधे में इतनी खाद नहीं होती है। तो आपने उस वक्त क्या करना है कि अपने बाग को 2 स्प्रे करने हैं 15 दिन के वक्फे से। 2 स्प्रे फरवरी में, 2 स्प्रे किसके करने हैं? आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट के, अमाइनो एसिड का मैं नाम नहीं ले रहा, आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट के करने हैं। तो ये अमाइनो एसिड, लेकिन मैं इसे टेक्निकली असल में अमाइनो एसिड खुद नहीं बोल रहा हूँ। आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट के 2 स्प्रे 15 दिन के वक्फे से करने हैं। अब ये करने कैसे हैं कि पहले स्प्रे किया आपने, मिसाल मैं दे रहा हूँ 1 फरवरी को, दूसरा स्प्रे करना है आपने 15 फरवरी को, और बीच में जो 1 हफ्ता आएगा यानी 7 फरवरी को आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। मिसाल दे रहा हूँ ये मैं, आपने शेड्यूल आगे पीछे कर लेना ना। 4 हफ्ते जो फरवरी के हैं आपके, कुछ लोगों ने जनवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू कर लेना है, कुछ लोगों के 15 फरवरी से 15 मार्च तक शेड्यूल जाना है। तो ये 1 महीने का शेड्यूल है। 4 यानी फल टूटने के बाद की ये मैं बातें कर रहा हूँ। फल आपने तोड़ लिया तो तोड़ते फ़ौरन आपने फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना है, फिर फंजीसाइड का स्प्रे करना है, फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना है। और पहली दफ़ा जब आपने अपने फल तोड़ने के बाद फंजीसाइड का स्प्रे करना है, फफूंदी को स्प्रे करना है, तो उससे पहले पहले आपने कांट छांट भी मुकम्मल कर लेनी है। और कांट छांट मुकम्मल करने के बाद जब आपने फंजीसाइड के स्प्रे प्लान करने हैं तो पहला स्प्रे आपने तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या कॉपर हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड, ये जाफर वालों का एक बहुत अच्छा फार्मूला है, इसकी तरफ आ जाएं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बहरहाल इन्होंने एक लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी दी है। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अकेला नहीं है, कैंकर जो है इसको आपको इससे महफूज रखता है, आपके बाग में कैंकर जो है वो नहीं आता। और कोशिश किया करें कि ये जो कैंकर का स्प्रे है ये आप बरसात के शुरू होने से पहले भी 2 दफ़ा कर लिया करें और कली आने से पहले भी 2 दफ़ा कर लिया करें। और अगर आपने थिमट का नीचे इस्तेमाल कर लिया और उसके साथ आपने निमाटोड का भी नीचे स्प्रे कर लिया, वो आपने जहरपाशी कर ली उसकी, तो 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, यानी 2 आपने ऊपर फंजीसाइड के और फोलियर के स्प्रे कर लिए, एक बात। दूसरी बात आपने जहरपाशी नीचे थिमट की और निमाटोड की मुकम्मल कर ली, 2 बातें हो गई। तीसरी बात आपने बाग को अपनी मुकम्मल खाद दे दी। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरा खैर करे, आपके बाग पर सिट्रस हिला नहीं आएगा और आपकी फसल पर कैंकर भी नहीं आएगा। फल भरपूर लेगा, कली भरपूर आएगी और आपका फल जो आपको अच्छी पैदावार देगा। बाकी टेक्नोलॉजी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, वक्त के साथ साथ सारी मैं चीज़ें इंशाल्लाह आपको हर महीने जो है रहनुमाई फराहम करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें आज ही आपने प्लान करनी है और उसमें आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी कली में से दाना बनेगा और वो दाना मटर के साइज का बनता है तो उस पर केरा आ जाता है, वो सारा नीचे गिर जाता है। असल में लोग उस वक्त समझते हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ये फल गिर रहा है, और वो होती बुरान की कमी है। तो मेरे दोस्तों, अप्रैल में गर्मी शुरू होने से पहले पहले 2 स्प्रे आपने बुरान के लाजमी 1-1 किलो के करने हैं 200 लीटर पानी में मिला के। यानी उस वक्त एक आपने फंजीसाइड का भी स्प्रे कर देना है और एक आपने 2 स्प्रे बुरान के करने हैं। और ये मटर के दाने तक ना जाइएगा, तब तक तो वो गिर जाएंगे। जैसे ही ये आधे मटर जितना भी छोटा सा, यानी एक मिर्च की जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च के साइज़ का जैसे ही दाना बने या इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए,
काली मिर्च का तो ज़्यादा छोटा दाना हो जाता है कदरे, यानी मिसाल दे रहा हूँ, मोटी हो तो बेहतर है, उसका भी आप कह सकते हैं, यानी आधे मटर के दाने जितना, मुकम्मल अभी ना हुआ हो, ये मटर के साइज़ पे अभी ना गया हो, तो उससे पहले पहले आपने बोरान का स्प्रे लाजमी कर देना है, क्योंकि उस वक्त तक कली बांध चुकी होती है। यानी कली जब ख़त्म हो जाए और वो फ्रूट बनना शुरू हो जाए तो 2 स्प्रे आपने बोरान के करने हैं। और महीने का इंतज़ार नहीं करना कि अप्रैल आ रहा है या मई आ रहा है, क्योंकि तरशावा बाग में कुछ पहले आपको पता है फल तैयार हो रहे होते हैं, कुछ बाद में तैयार हो रहे होते हैं। यानी कली ख़त्म हो गई है और वो फल बनना शुरू हो गया है, वो कुछ आधे मटर के साइज़ का होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा। आपने उस वक्त उसके ऊपर बोरान के 2 स्प्रे 1-1 किलो के करने हैं, और 1 स्प्रे उस वक्त भी फंजीसाइड का आपने करना है। और सिट्रस से लेकर मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर बीमारी आ जाए तो उसके 2 स्प्रे जो है मैंने आपको रिकमेंडेशन दी हुई है, नाटम पैरम की और क्लोरफिनापायर की। ये 150 ग्राम का पैक आपने, अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए तो 1 हफ्ते के वक्फे से या 6 दिन के वक्फे से दोहराना है आपने। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 बातें मैंने आपको की हैं। नंबर 1, आपने खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, वो एक बात मैंने ये फार्मूला 100-50-50 के फार्मूले से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इतनी खाद ये जो मैंने आपको बताई है ये आपका फल ले जाएगा साथ। तो दूसरी बात आपको मैंने ये बताई है, आपने 2 स्प्रे करने हैं फंजीसाइड के और 2 स्प्रे करने हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट के ऊपर, और एनपीके का भी आप स्प्रे ऊपर कर सकते हैं। मैं जितनी भी आप स्प्रे करेंगे, मेरा आपको सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, बेशक आप 4 दिन के वक्फे से स्प्रे करें, कली आने से पहले जितना एनपीके दे सकते हैं ऊपर आप स्प्रे करें, मज़े आ जाएंगे आपको आपके बाग के। इंस्टेंट फूड देनी है आपने, तो एनपीके भी 2 स्प्रे अगर आप ऐड कर लें 20-20 के, तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, वो बिल्कुल आप ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप अगर पसंद करें तो कर लें, वरना खाद आपकी जो मैंने बताई है ये पूरी हो जाएगी। 2 स्प्रे आपके ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ अख्तियारी होती हैं। तो ज़रूरी चीज़ों में एक तो खादों का इस्तेमाल है, फरवरी में मुकम्मल करें। दूसरा, आपने 2 स्प्रे सीवीड एक्सट्रैक्ट के और फंजीसाइड के पहले करने हैं। और तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि बोरान के स्प्रे आपने जैसे ही कली मुकम्मल हो और फल बनना शुरू हो जाए तो उस वक्त बोरान के स्प्रे आपने करने हैं, इस पर कोताही नहीं करनी। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और ये जो थायोफनेट है इसका स्प्रे मैंने आपको तजवीज़ किया है, जैसे ही खांड छांड मुकम्मल की फौरी इसका स्प्रे आपने करना है। और यहाँ पर एक और भी बात बता दूँ, पेस्ट लगा लिया करें इसका, थायोफनेट का पेस्ट लगा लिया करें, पौधों के तनों पे ना इसका पेस्ट लगाया करें थायोफनेट का। अकेले स्प्रे से ये मुकम्मल कंट्रोल भी नहीं होता, और जब आप मोटी शाखें काटते हैं तो उनके ऊपर भी इसका पेस्ट बना के लगा दिया करें। 10% सोल्यूशन का एक पेस्ट बन जाए ना तो वो बेहतरीन आपको नताइज दे देता है। तो मेरे दोस्तों, ये फरवरी की कुछ निगहदाश्त है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको सीखने का मौका मिला होगा, इससे आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मैं आपको दोबारा ये फार्मूला 100-50-50 100-50-50 100-50-50 इस रेशो में आपने खाद देनी है, और एक किस्त आपने फरवरी में देनी है, और एक किस्त आपने पौधे की उम्र के हिसाब से आगे सीज़न में इसको तकसीम करके 2-3 महीनों में दे देनी है। इसका आगे 2 किस्तों में ये खाद आपकी चली जाएगी। एक मेरे दोस्त काफ़ी मुझसे मशवरे लेते हैं, मैं परेशान भी होता हूँ, बागबान दोस्त, उनके लिए आखिर में एक टिप और मेरे आज की वीडियो का बेहतरीन जो मैसेज होगा वो मैं आखिर में दे रहा हूँ। 2 किलो या 1.5 किलो आप फलीदार जैसे लोबिया है या कोई दाल है, मसूर की है या फिर चने हैं, कोई ऐसी आप चने, चूँकि इन पर लश्करी सुंडी आ जाती है तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लोबिया मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो लोबिया ही बल्कि मैं बता देता हूँ, लोग परेशान भी ना हो और बाद में कोई और मसाइल ना आ जाए, लश्करी सुंडी की वजह से बाग में नुकसान ना हो जाए। तो आप लोबिया ले लें 2 किलो, एक पौधे के नीचे जो उसकी कैनोपी के नीचे वाली जगह है उसमें 2 किलो लोबिया फेंक दें, 2 महीने उसको वहीं रहने दें। और ये काम आप कर लिया करें दिसंबर में, जब आप उसमें गोबर डाल रहे होते हैं। दिसंबर में गोबर डालें, मनोर जिसे कहते हैं, फार्म यार्ड मनोर है। अगर आपने बकरी का या कोई भेड़ का डाला है तो वो कम डालें, रिकमेंडेशन तो हमारे माहिरीन ज़्यादा कर देते हैं, बहरहाल वो 10 से 15 किलो डाला करें, 20-30 पे ना ही जाए तो बेहतर है। और गोबर जो है ये भी 1 मंथ तक रिकमेंड हम करते हैं, 40 किलो तक आप इसको नीचे इस्तेमाल करें। तो जब दिसंबर में आप ये चीज़ें अपनी फसल को दे रहे होते हैं तो उस वक्त तो इसमें 2 किलो या 1.5 किलो लोबिया का बीज फेंक दिया करें, उसको उगने दें। जैसे ही वो फरवरी में आएगा, क्योंकि शिद्दत को तो ये बर्दाश्त कर लेगा, बाग के पौधे के नीचे सर्दी नहीं होती ना ही कोहरा पड़ता है, ये उग जाएगा। जब ये बेहतरीन उग जाएगा और ऊपर फल होगा, उसको भी इसका ठंडा तासीर मिलेगा, इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में वाफर हो जाएंगे, ठीक फूल पे ये आ जाएगा फरवरी में, बहार में।
उस वक्त इसको गोडी करके अंदर ही क्रश कर दें। आप ये जो 2 किलो आपने लोबिया डाला होगा, इससे कुछ 10 से 20 किलो नहीं बल्कि पूरा 1-2 मन ये ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें वाफर आ जाएंगे। गोबर जो आपने दिया होगा गाल सड़ जाएगा। ये आज मैं आपको खुलासा दे रहा हूँ, ये आज आपको मैं टिप दे रहा हूँ। अगर आप ये काम कर जाते हैं, इसको 3 साल बाद 2 साल बाद आप कभी कभी कर लिया करें, याद करेंगे कभी, आपका बाग बेहतरीन जोबन पर आ जाएगा। इतना बेहतरीन बाग बन जाएगा, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाफर हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर पूरा गल सड़ जाएगा, ठंडी रहेगी आपकी ज़मीन। क्या याद करेंगे आप। ये मेरी आज की वीडियो का खुलासा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसमें अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप इसमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा, अगर वो ज़रूरी हुआ तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। कुछ दोस्तों को मैं जवाब नहीं दे पाता तो नाराज़ ना हुआ करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करने से मुझे डर होता है कि आपका नुकसान हो जाएगा। अब कुछ खादें ऐसी होती हैं जो आप मुझसे पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा होता, तो खुदारा मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। और उसमें मैं डरता होता हूँ कि पीछे आपने कोई खाद इस्तेमाल अगर ना की हो ना तो मैं फिर डरता हूँ। रेतले रकबे वाले बहुत सारे दोस्त मुझसे कुछ सवाल करते हैं तो मैं एहतियात करता हूँ। तो मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ कि बस मेरे पास इल्म है तो मैं उसको बहाता ही जाऊँ। मैं थोड़ा चेक एंड बैलेंस के साथ चलता हूँ, मैं अक्ल से काम लेता हूँ। किसी जिम्मेदार का नुकसान मेरे मशवरे से हो जाए ये मुझे कबूल ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा तजर्बे वाला बंदा हूँ। मैं सिर्फ ये कोट पहन कर वीडियो नहीं बना रहा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से और अपने बनफ़ से नफीस ये काम किए हुए हैं। मैंने नर्सरी वाले लोगों के साथ, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, माली लोग मुझे जानते हैं, मैंने अपने हाथों से ये काम किए हैं। मैं एक तजर्बे वाला बंदा हूँ और एक माहर बेहतरीन बनने की मैंने कोशिश किया और मैंने उस्तादों से सीखा है। मैंने बड़ी बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें की हैं ये सीखने में। मैंने 8 साल के तजर्बे में सीखा है। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम आप पर भी, अल्लाह मेरे लिए भी अपने फ़ज़ल और करम के दरवाज़े खोले, अपनी रहमत करे। अल्लाह पाकिस्तान के बागबान भाइयों को, नर्सरी वाले दोस्तों को खुशहाल करे। अल्लाह ताला आपका भला करे, सदा सलामत रहें। दुआ दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें आपके बहुत सारे तरशावा बागात के जो हमारे बागबान दोस्त हैं उनका फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके सदक़े से मेरे लिए भी खुशियाँ पैदा करे और मेरी दुआ है कि मेरे इस पैगाम से आप दोस्तों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और आपके बाग और आपकी फसल में इसकी वजह से बरकत दे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर करे। खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।